आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, संपूर्ण बिहार का इतिहास आपको एक वीडियो में मिलने वाला है। आप किसी भी बिहार की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी पुलिस की, या बिहार पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। वास्तव में आपको मजा आएगा कि पूरा बिहार हमने कितना कम समय में जो है कवर कर लिया, और आपको इससे लगभग 10 से 15 नंबर जरूर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला आपको प्रारंभ करते हैं। हो चुका आगाज लड़का जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी प्यारे साथियों जिसका संघर्ष जारी। चलिए और हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। देखिए, पहले तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार का नामकरण पहले कैसे हुआ था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। बिहार के क्षेत्र नहीं, पहले और चीज़ें जान ले, उसके बाद नामकरण हम कर लेंगे। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से जो है, ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध और वैभवशाली क्षेत्र रहा करता था। आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा यहाँ पर हो चुके हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार के समृद्ध को देखते हुए भारतीय इतिहास का गर्भ गृह कहा जाता है। बिहार को भारतीय इतिहास का गर्भ गृह कहा जाता है समृद्धि को देखते हुए। ये देखिए कितना जबरदस्त बिहार। लेकिन आज बिहार की क्या हालत है आप भी समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल से ही यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों में मगध, अंग और वज्र संघ के रूप में बटा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जानते हो महाजनपद जितने थे उसमें से 3 कहाँ पर थे तो आप बताओगे बिहार में, और 8 कहाँ पर थे महाजनपद तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में थे। मगध, लिच्छवी और गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत होती है। कब हुई थी तो मगध और लिच्छवी गणराज्य से ही जो है आज के आधुनिक जो है प्रशासनिक व्यवस्था की ही शुरुआत में। दुनिया का पहला गणराज्य यानी कि गणराज्य व्यवस्था का जनक किसे कहा था, वैशाली बिहार का ही अंग था उस समय। वैशाली क्या था, दुनिया का पहला गणराज्य किसे माना जाता, तो आप कहता हो कि वैशाली को ही माना जाता था। वैशाली। प्यारे साथियों, देखिए बिहार कितना आगे था पहले, लेकिन आज कितना पीछे है। नेक्स्ट है, बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी किया गया है। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। जो आपने रामायण में देखा होगा शिक्षा कहाँ, तो बक्सर के करीब दिया था। बक्सर में आप तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को बिहार के ऐतिहासिक भूमि पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये कि देखिए, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी जन्म स्थान ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो बताओगे बिहार में ही हुआ था। अब चलते हैं प्यारे साथियों, अब इसके कालखंड के बारे में, अभी नामकरण में करूँगा, परेशान ना होना। कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अभी सब पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण युग, वैदिक काल युग, ताम्र पाषाण युग, महाजनपद काल। सबको एक एक करके आपको देखना रहेगा। अभी सबकी चर्चा होगी। अब बात आगे करें भी, देखिए सबका विस्तृत चर्चा होगा। वेद उपनिषदों के लिए दिए गए वाक्य कौन कौन से, तो आप बता दूं। ओम भूर्भुवः स्वः किसके लिए लिया गया, तो बताओ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीच में आ गया है, तो आप बताओगे वैदिक काल। सत्यमेव जयते कहाँ से, मुंडकोपनिषद। वसुदेव कुटुंबकम कहाँ से, मुंडकोपनिषद से। अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया, आपने सुना होगा अतिथि देवो भव, तो तैत्तिरीय उपनिषद से। मातृदेवो भव कहाँ पर, तैत्तिरीय उपनिषद से। देखो भाव जहाँ लग जाए तो आप बताओगे तैत्तिरीय। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहाँ से, ये भी देखो आप सब पर बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। देखिए अभी बहुत चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाली, वीडियो में बने रहे, नहीं तो छोड़ चले जाएंगे तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। मैं खरा कह रहा हूँ, आपको भले बुरा लगे इस बात। अब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, देखिए बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिर्गमय आपने सुना होगा, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अभी बात बहुत जबरदस्त नॉलेज इसमें मिलने वाला है, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना प्यारे साथियों, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त। ये आप पूरा वीडियो देख लेते हैं
तो आपको मजा आ जाएगा। अब देखिए कुछ वैदिक कालीन नदियों के बारे में बात हो। सतलज नदी को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों शतुद्री। व्यास को कहा जाता है तो बताओ विपाशा। रावी को क्या कहा जाता है? तो बताओ परुषणी। झेलम को क्या कहा जाता है? तो विशिष्टा। सबको मैं देखता हूँ। फिर चेनाब को क्या कहते हैं? चेनाब को अस्किनी। गंडक को सदानीरा। सिंध को सिंधु कहा जाता है। और घग्गर को दृगवती या सरस्वती के नाम से जाना जाता है। अब इधर आप नामकरण आपका करवा ही देते हैं। बहुत परेशान थे बिहार का नामकरण कैसे हुआ। देखिए हरियाणा पंजाब के क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता? तो मतलब ब्रह्मवर्त कहा जाता है। गंगा यमुना दोयाब क्षेत्र को पहले ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था। आर्यों के द्वारा क्षेत्र का नामकरण कैसे कैसे हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। और बिहार का नामकरण मैंने फर्स्ट वीडियो में हुआ था, जो बहुत कैसे हुआ था आपको बता दूं थोड़ा सा। बिहार का नामकरण कैसे हुआ तो आप बताओगे। जो बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे निवास स्थान को क्या कहा जाता? विहार कहता था। उसी से क्या हो गया, उत्तर बिहार का नाम क्या पड़ा है? बिहार पड़ गया है। हिमालय के विंध्य क्षेत्र क्या है? मध्य देश कहलाता था। मध्य देश और बिहार और बंगाल को मिला के क्या कहा जाता? तो बताओ आर्यावर्त। ये सब आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म के पूर्व भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कितना? 16 महाजनपद हुए थे। 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किसमें? अंगोत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में दिया गया। देखिए दोनों को आप इम्पोर्ट 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो बताओ अंगोत्तर निकाय में एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चन है उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 जो है मगध, 3 कहाँ पे थे? बिहार में थे। पहला मगध, अंग और वज्जी, ये सब कहाँ थे? तो आप बताओगे बिहार में ही थे। और 8 बता दूं ऐसे, 8 क्या थे? उत्तर प्रदेश के थे। चलते हैं। इस समय बिहार में कई परीक्षाएं चल रही, तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब 16 महाजनपदों के बारे में जान लेते हैं। महाजनपद तो आपको 16 पढ़ना भी आवश्यकता है। देखिए अंग की राजधानी क्या थी प्यारे साथियों? तो बताओगे अंग की राजधानी चंपा थी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोड्डा जिले को हिस्से के भाग किसके? तो बताओ अंग। अब मगध के बारे में पढ़ लेते हैं। मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह गृहप्रद थी। वर्तमान पटना और गया के प्रमंडलों वाले जिले जो है किसमें आ जाते हैं? तो आप बताओगे गया ही क्या है? तो बताओ गिरिवज। वर्तमान का पटना और जो है गया के प्रमंडल क्या कहलाते थे? तो बताओ मगध कहलाता। वज्जी जो है क्या था? वज्जी ही वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। ये था 8 कबीलियाई गणराज्यों का एक संघ था। बिहार के गंगा के नदी के उत्तर में स्थित था। कौन सा? वज्जी या वैशाली कह सकते। पहला दुनिया का पहला गणराज्य क्या था? तो बताओ वज्जी ही था। मल्लनाद कुशीनगर में, इसी में क्या होता? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, आपको महापरिनिर्वाण निर्माण प्राप्त होता। मध्य कौन? मल्ल कहाँ पर था? तो कुशीनगर, इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा थी। यह भी एक गणराज्य संघ था जिसके आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा देवरिया और बस्ती गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले में आते हैं। तो मल्ल कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश में कह सकते हो। क्वेश्चन है काशी। तो काशी का क्या हो जाएगा? वाराणसी। वर्तमान में बनारस ही था, काशी बनारसी था। चलते हैं। काशी का राजधानी तो बहुत करना आसान है, काशी बनारस अभी भी कहते हैं लोग। कौशल का क्या होता है? तो बताओ श्रावस्ती है। वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो है किसके पार्ट हैं? तो बताओ कि कौशल के पार्ट थे। वत्स की राजधानी क्या थी? तो बताओ कौशाम्बी थी। वर्तमान समय में कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर आदि जिले के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं। चेदी की राजधानी तो बताओगे सुक्तिमती थी। आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है चेदी का ही पार्ट था। कुरु का क्या था? तो कुरु इंद्रप्रस्थ था। यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके और दिल्ली के पार्ट कहलाते। दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। उसके पहले क्या था? दिल्ली का नाम खांडोप्रस्थ हुआ करता था। देखिए 9 को हम देख चुके हैं। 10वां देखने जा रहे हैं। 10वां कौन सा है? तो आप बताओगे ये पंचाल। 10वां क्या आ जाएगा? तो बताओगे पांचाल। पंचाल की राजधानी क्या थी? तो बताओगे अहिछत्र या काम्पिल हुआ करती थी। नेक्स्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व के इलाके को क्या कहता था? तो पांचाल का क्षेत्र कहलाता। सूरसेन क्या होता? तो मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र यानी मथुरा वाला क्षेत्र शामिल है, कह सकते हो, ब्रजमंडल जो कहते हैं। मत्स्य का क्या हो जाएगा? मत्स्य का तो विराटनगर, आपने विराट के बारे में सुना होगा महाभारत में। इसमें राजस्थान के अलवर और भरतपुर और जयपुर के इलाके थे। अवंती का क्या हो जाएगा? तो उज्जैनी, माहिष्मती कह सकते हो। अवंती की राजधानी की उज्जैनी।
आधुनिक मालवा या मध्य प्रदेश या राजस्थान का क्षेत्र था। चलते हैं। अस्मक, इसकी खास बात आपको, अस्मक का क्या पोतन या पोतली था, या महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी के दक्षिण भारत का एकमात्र जो है कह सकते हो महाजनपद कौन था, तो बताओगे अस्मक ही था। अस्मक की राजधानी पाटन या पोतन हुआ करता था। गांधार की क्या सकते, गांधार का बताओ तक्षशिला या पुष्प कलावती था। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और पूर्वी इलाके अफगानिस्तान के आते थे। बहुत जल्दी हम खत्म कर देखें। कंबोज का क्या हो जाएगा, तो कंबोज का क्या हो जाएगा, राजपुर या हाटक हुआ करता था। इसकी पहचान पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पे की गई है। देखिए 16 महाजनपद हमने बहुत आसानी से देख लिया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते प्यारे साथियों, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलते हैं, अब बात करते हैं प्राचीन बिहार में धर्म आंदोलन की बात कर लेते हैं। देखिए सेकंड चैप्टर पे हम आ गए हैं। ईसा पूर्व 6 ईसा पूर्व के आसपास नई चिंतन धाराओं का जन्म हुआ, जिसे इतिहास से धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब बात होती है आगे। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ सामाजिक बुराइयां भी जो है ग्रसित हो चुकी, लोग ग्रस्त थे। नेक्स्ट है, अब इसमें कौन सा है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब शांति और सामाजिक समरसता की प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से इसका स्वागत किया था। तो इन दोनों का जन्म कह सकते हो बौद्ध धर्म जैन धर्म का बिहार में हुआ, इसीलिए इसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर। बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान और मितव्ययता जैसे मानवीय सरोकारों के अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। अब देखिए बौद्ध धर्म के बारे में बात होने जा रही है। बौद्ध धर्म से क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म आप जानते हैं कहाँ पर हुआ था, तो आप बताओगे बिहार में हुआ। अब देखिए बौद्ध धर्म के प्रतीक के बारे में, जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है, कमल या सांड माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। अब ये कहा जाए, यदि पूछा जाएगा जैन धर्म के बौद्ध धर्म के यदि महात्मा बुद्ध के सापेक्ष कहेगा तो भी महात्मा बुद्ध के जन्म का संकेत क्या था, तो कमल और सांड था। गृह त्याग क्या था, तो गृह त्याग उनका घोड़ा माना जाता है। ज्ञान उनको पीपल वृक्ष, इसीलिए ज्ञान का प्रतीक किसे पीपल वृक्ष को माना जाता है। निर्वाण पद चिन्ह को क्या कहा जाता है, निर्वाण या महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जबकि मृत्यु या महापरिनिर्वाण किससे संबंधित था, बताओ स्तूप जो था महापरिनिर्वाण से संबंधित था, मतलब ये एक प्रकार का सिंबल था कह सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं जितनी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है प्यारे साथियों। अब बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं या उनसे प्रतीक होता है। हाथी उनके तो क्या था, गर्भ में आने का प्रतीक क्या था, तो बताओगे हाथी था। कमल क्या था, बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। घोड़ा क्या था, तो बताओ गृह त्याग का प्रतीक था। बोधि वृक्ष क्या था, तो ज्ञान की प्राप्ति का था। धर्म चक्र क्या था, धर्म चक्र परिवर्तन आप बताएंगे प्रथम उपदेश का था। भूमि स्पर्श क्या था, इंद्रियों पर क्या था, विजय क्या था, भूमि स्पर्श संबंधित था। ये एक चीज़ आप दोबारा देख लेते प्यारे साथियों, तो बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा आपको। पूरा वीडियो 2 से 3 बार आप देखते हैं तो आपका पूरा बिहार इतिहास आपको अच्छे से रिटेन हो जाएगा और परीक्षा में अच्छे से कर पाएंगे। कपिल वस्तु का गणराज, तो बताओ सा के गणराज में आता था। सुकुमार पर्वत किसमें, तो भाग्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, फिर केशवपुत्र किस वंश के थे, तो बताओगे कलाम वंश के थे। रामग्राम कोलिय वंश के थे। कुशीनारत में मल्ल हुआ करते थे। पावा में कौन सा, पावापुरी में भी मल्ल का राज चलता था। पिपलियन में भी मौर्य का चलता था। जबकि अल्लकप में किसका चलता था, बलि का चलता। वैशाली में लिच्छवियों का शासन था। जबकि मिथिला में किसका, विदेह का शासन था। ये वंश हुआ करते थे उस समय, विदेह। अब देखिए बौद्ध धर्म में प्रवर्ती धार्मिक संप्रदाय कौन कौन से थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, बताओ मैथिली पुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी कौन थे, पूरन कश्यप थे। उच्छेदवादी कौन से, तो अजीत एवं केशव कलबलिन थे। संदेहवादी कौन थे, तो संजय बेलठी पुत्र थे। नेक्स्ट नित्यवादी कौन से, तो पकुधक चयान थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सम्यक दृष्टि, अब देखिए अष्टांगिक मार्ग क्या था उसके बारे में चर्चा होने जा रही है। कौन सा, सम्यक दृष्टि मतलब क्या, तो वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक संकल्प मतलब लोभ द्वेष हिंसा मुक्त विचार होना चाहिए। सम्यक वाक मतलब अप्रिय वचन न बोलना। सम्यक कर्म तो उचित सत्कर्म करना। सम्यक आजीवन मतलब सदाचार युक्त आजीविका करना, मतलब ऐसा कोई आजीविका ना करना जो तो समाज की जो विरुद्ध हो। सम्यक व्यायाम का होता है शारीरिक मानसिक व्यायाम करना। सम्यक स्मृति मतलब सात्विक भाव होना, मतलब आप जो चीज़ स्मृति की है सही चीज़ का जो है आप सेव करें माइंड में।
सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता को बनाए रखना। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी तो बताओगे 4। चारों को बौद्ध संगीतियों को हम देखने वाले हैं। देखिए पहला बौद्ध संगीति स्थान कौन था तो बताओ राजगृह कौन था, सप्तकर्णी गुफा हुआ था। समय क्या था 483 था। रिवीजन पर्पज से आपकी बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। अध्यक्ष कौन थे कश्यप थे। शासनकाल किसका था तो बताओ अजात शत्रु हर्यक वंश के थे। जबकि उद्देश्य क्या था, बुद्ध के उद्देश्यों को 2 पिटकों सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया था। किसमें, सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में जो है संकलित किया था उपदेशों को उनको। अब चलते हैं, देखिए बहुत कम समय में हम 15 पेज है और छोटे छोटे इसको जबकि जूम कर रहा हूँ, पूरा इतिहास आपको मिलने वाला है प्यारे साथियों। द्वितीय संगीति कब हुई तो आप क्या बताओ, द्वितीय संगीति कहाँ पर, वैशाली में हुई थी। समय क्या था तो 343 था। अध्यक्ष किसके थे, सभाकामी या सर्वकामी थे। कौन था तो काला शोक थे। और शिशुनाग किस वंश के थे तो बताओ शिशुनाग। उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म के स्थविर और महासंगीत 2 भागों में विभाजित हो गए। देखिए 2 भागों का विभाजित हुए तो बताओगे स्थविर तथा महासंगीत में, तो बताओ द्वितीय में। 2 द्वितीय आपको याद रखना है प्यारे साथियों। तृतीय आप देख लीजिए, इसमें तृतीय में कब, तृतीय क्या था तो 247 ईसा पूर्व में मोगली के तृतीय थे। और इसके शासनकाल किसमें, मौर्य अशोक के शासनकाल में हुआ था, मौर्य वंश में। इसमें क्या हुआ था, भेद के कठोर नियमों का प्रतिपादन किया गया। इसमें तीसरा पिटक, देखिए तृतीय और तीसरा पिटक आ गया। इसमें 2 पिटक इसमें आ गए। किसमें, प्रथम में आए थे सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। इसमें तीसरा पिटक कौन आया तो बताओ अभिधंग पिटक आ गया। पहले में कौन सा आया था तो सुत्त पिटक और विनय पिटक आया था। तीसरे में तीसरा पिटक आपको याद रखना है। अब चतुर्थ पिटक की बात हो जाए, चतुर्थ पिटक कौन कौन सा तो इसमें बिहार से बाहर हुआ था पहला कोई सा तो। स्थान को तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। समय क्या था, लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी मतलब पहली शताब्दी में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र या अश्वघोष उपाध्यक्ष थे इसके। अशासन काल में कनिष्क या कुषाण वंश के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट गया, कौन सा, हीनयान तथा महायान में बौद्ध धर्म बट गया था। तो चौथे संगीत में हीनयान तथा महायान को बांट दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब बात होने जा रही है जैन धर्म की। जैन धर्म के बारे में जितना भी फैक्ट आपको मिलने वाले सब मजेदारी से देखिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए जैन धर्म का इधर तीर्थंकर तथा उनके प्रति देखो शॉर्ट में दी गई हैं, बहुत चीज़ें नहीं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ऋषभ देव क्या थे, प्रथम थे और इनका प्रतीक क्या था तो बताओ वृषभ था। अजितनाथ क्या थे तो अजितनाथ का था बताओगे हाथी था। नेक्स्ट शंभुनाथ का प्रतीक क्या था, शंभुनाथ का बताओ घोड़ा था प्रतीक। अच्छा यहाँ पर वृषभ, ऋषभ और वृषभ इनका राइमिंग मिल रहा है, ऋषभ और वृषभ का राइमिंग मिल रहा है। जबकि अजितनाथ हाथी इतनी हैवी होती है, भारी होती है, उसको जीतना आसान नहीं होता। अब घोड़े को हर संभव, घोड़े को देखो कितना आसानी से कंट्रोल में किया, तो हर संभव प्रयास करता है उसको संभालने के लिए जो उस पर बैठा होता है व्यक्ति। हिरण, हाँ हिरण दिन जानते हो कितना शांति प्रिय, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, तो शांतिनाथ 16वें थे और हिरण इनका जो है प्रतीक था। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट और शंख, अरिष्ट नेमी किससे संबंधित तो शंख से थे। अब पार्श्वनाथ, पार्श्व और सर्प, देखिए सर्प में उड़ा हुआ वाला है और इसमें भी उड़ा हुआ वाला है, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं सर्प। अब देखिए महावीर स्वामी का क्या था बताओ, सिंह था। महावीर स्वामी और सिंह याद करिए। महावीर स्वामी का लोगों सबको आसानी से याद होता है, तो इसको याद करने में आप सबको परेशानी नहीं। अब जैन संगीतियाँ जितनी हुई उनकी भी चर्चा कर लिया जाए। देखिए प्रथम जैन संगीति किस वर्ष हुई तो बताओगे, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ तो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे तो बताओ स्थूलभद्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और परिणाम इसका क्या था, परिणाम आप क्या बताओगे पैसे थे, 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर तथा दिगंबर में विभाजन होगा, तो श्वेतांबर तथा दिगंबर में। अब बात करते हैं द्वितीय की। द्वितीय कौन सा हुआ, 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे तो देवधरी क्षमा श्रवण थे। अब इसका आप बताइए किसमें हुआ था, दोनों को आपको 3री शताब्दी में 300 सदी ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको याद रखना। ईसा पूर्व आपको याद रखना, ये ईस्वी में हुआ और वो ईसा पूर्व में हुआ था। दोनों में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। इसकी खास बात क्या थी, धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर दिया गया, लिपिबद्ध किया गया, ये बात इसमें कही गई है। तो पहला क्या था पाटलिपुत्र और दूसरा क्या था तो बताओ कि दूसरा बल्लभी गुजरात में था। पहला क्या होता पाटलिपुत्र, पा से पहला पा से पाटलिपुत्र बिहार आपको याद रखना है। और पहले वाले के कौन से स्थूलभद्र थे और दूसरे वाले को देवधरी क्षमा श्रवण थे। चलते हैं प्यारे साथियों, अब बात होती है कि पंच महाव्रत क्या था, इसके बारे में चर्चा हो जाए। पंच महाव्रत था अहिंसा,
जीवों की क्या करना, हत्या ना करना, ये बात जैन धर्म में कहा गया था। सत्य, सदैव सत्य बोलना। अपरिग्रह, संपत्ति का ग्रहण, ज़्यादा संग्रह न करना, संपत्ति को ज़्यादा जितना काम हो उतना ही रखना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी को ने जोड़ा था। पहले 4 ही महाव्रत हुआ करते थे। चलते हैं इसी को महाव्रत या अणुव्रत। अब त्रिरत्न किससे संबंधित तो बताओगे, त्रिरत्न आप बताओगे जैन धर्म से। तो आप बताओगे सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान मतलब सत्य के में विश्वास होना चाहिए, सम्यक आचरण मतलब सुख दुख के प्रति संभाव, सुख दुख में क्या होना चाहिए, आपको समान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं, पता चला दुखी हो तो रो रहे हो बहुत ज़्यादा, सुखी हो तो हो हल्ला कर रहे हो हा कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है प्यारे साथियों। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों का हो जाएगा अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का क्या था, मूल पाठ था। दोनों धर्म, इनमें दोनों समानता क्या थी, अहिंसा दोनों में सर्वोपरि माना गया। दोनों का उदय यज्ञीय कर्म कांड तथा ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत के विरोध में हुआ था। क्वेश्चन है, दोनों ही ईश्वर के सत्ता में विश्वास नहीं करते, दोनों ईश्वर को नहीं मानते थे, दोनों ही पुनर्जन्म के विश्वास करते थे। दोनों में समानता क्या थी, दोनों पुनर्जन्म पे क्या करते थे, विश्वास करते थे। और दोनों ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए जनता के सरल भाषा का प्रयोग किया था, यानी जनता की भाषा को ही बोले। ये दोनों धर्मों में क्षत्रियों ने न केवल बुद्ध को और महावीर दोनों को क्षत्रिय कुल ही थे, दोनों क्या थे, क्षत्रिय कुल के ही थे, ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट, दोनों ही समकालीन थे, गृह त्याग के समय दोनों ने आयु लगभग समान थी, दोनों की आयु लगभग कितनी थी, समान थी, आप बताएंगे। चलते हैं, एक 29 साल में त्याग की, एक 30 साल में। चलते हैं, अब दोनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानताएं क्या थी। इन समानताओं असमानताओं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। अब मैं बहुत जल्द ही, वैसे भी आपको बता दूं चैनल पे 1000 क्वेश्चन बिहार जीके का पड़ा हुआ है, तो जिन्होंने उसको नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख ले। एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है प्यारे साथियों, तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक। चलते हैं, बौद्ध के उपदेश की पाली भाषा में थे, जबकि महावीर के किस में थे, तो बताओ प्राकृत भाषा में थे। यानी महावीर के विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं हुआ, किसका, बौद्ध धर्म का। अब इसका क्या था, प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में कहीं नहीं हुआ। जैन धर्म का विदेशों में नहीं हुआ, भारत में केवल हुआ। संघ में भिक्षुओं पर आधारित था, अनुयायियों पर आधारित, यहाँ पर क्या था आप बताओगे, अनुयायियों पर आधारित था। ईश्वर एवं आत्मा का अस्तित्व नकारते हैं, ईश्वर और आत्मा को क्या किया गया, नकारा गया। जबकि आपको बता दूं जैन धर्म में ईश्वर को जो है मान्यता प्राप्त हुई। आप देखिए इधर बौद्ध धर्म में क्या है, ना अधिक सुख ना ही अधिक दुख, अर्थात क्या है, मध्यम मार्ग का प्रदर्शन समर्थक थे। कठोर व्रत और पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक थे। कौन, जैन धर्म वाले। इधर बौद्ध धर्म, इधर जैन धर्म, ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार किया गया, जबकि जैन धर्म मोक्ष के सिद्धावस्थ में शरीर त्याग को मानता है। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं की जा सकती, जबकि इनके अनुयायी नग्न मूर्तियों के उपासक हैं। अहिंसा का नियम का व्यवहारिक था, जबकि अहिंसा का नियम जो है कठोरतम था। किसमें बताओ, जैन धर्म में कठोरतम था, जबकि कह सकते हैं बौद्ध धर्म में क्या था, एक सामान्य था। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव है, कहा गया। किसमें, जैन धर्म में कहा कि गृहस्थ तो आप निर्वाण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन व्यवस्था कर दी, इसमें बताया गया। अब नेक्स्ट प्यारे साथियों देखते हैं, अब बात करते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। यदि आप इतिहास पढ़ो, मगध साम्राज्य ना पढ़ो तो अधूरा है, समझ लीजिए। और मगध का उदय ही कहाँ हुआ बताओ, बिहार में हुआ है। चलते हैं, मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है, जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में परास्त किया था। महाभारत में गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण के में मगध राज्य का उल्लेख किया गया है। ये सब चीज़ें बहुत ध्यान, दक्षिण उत्तर में कौन कौन है, ये सब आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उठापटक के साथ धार्मिक और सामाजिक जागृति का क्या केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्ध काल के ही शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज की बिहार में स्थित है।
कहाँ पर, वो मगध कहाँ पर था बताओगे? बिहार में स्थित है, बात हो चुकी पहले ही। कालांतर में या उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। गौरवमयी इतिहास थी, राजनीतिक एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया था। कौन? तो बताओगे मगध महाजनपद। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व से चंपा, पश्चिम में सोन नदी यानी पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध प्राचीन राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। राजगृह। चलते हैं, कालांतर में मगध की राजधानी क्या बन गई? बाद में पाटलिपुत्र बन गई। पहले क्या थी तो बताओगे? राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बन गई। मगध ने तत्कालिक शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स और अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। प्यारे साथियों, कौन कौन से? तो कौशल, वत्स और अवंती को अपने में मिला लिया। क्वेश्चन है, एक समय मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत के इतिहास बन गया, कह सकते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने के लिए राजवंशों का महत्वपूर्ण भूमिका रही। कौन कौन इसमें, कौन कौन से राजवंश ने शासन किया? तो आप क्या, पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश को आप जानते हैं, इसे जो है पितृहंत्रा वंश के नाम से जाना जाता है। इसके पहले कौन थे संस्थापक? तो बिंबिसार थे। इसका पुत्र क्या था? दूसरा अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने ही अपने पिता बिंबिसार की मार कर बैठा था। फिर उदयभद्र था, उसके बाद में इसी उदयभद्र को उदयन के नाम से जाना था। अनिरुद्ध था, फिर मुंड या मंडक था, फिर लास्ट कौन था? तो नाग दशक हुआ करता था। तो ये शासक इसके हुए, हर्यक वंश के हुए। चलते हैं, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओगे शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताओगे शिशुनाग ही था। और इसके और भी शासक कौन थे? काराशोक थे और नंदवर्धन थे। चलते हैं, नंद वंश का तो बताओगे महापद्म नंद, पंडुक, पाणिनि, भूतकाल, राष्ट्रपाल, गोविंद नाशक और घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। पहला शासक कौन था? महापद्म नंद था। अब मौर्य काल में बिहार के बारे में बात होने जा रही है। देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट में हर चीज़ें जाने की जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उसी के बारे में केवल बात की जाएगी। बहुत ज़्यादा पोथी नहीं इसमें पढ़ना है आपको, और न बहुत ज़्यादा आता भी है, तो आपको हेडक नहीं लेना है प्यारे साथियों। देखिए, मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित है कि ब्राह्मण तथा दार्शनिक वर्णित जातियाँ कौन कौन थी? तो कृषक वर्ग थे, ग्वाले और आखेटक थे, और कौन थे? व्यापारी और श्रमजीवी कारीगर शिल्पी थे, योद्धा और सैनिक थे, इन्होंने जाति बताया था। और फिर निरीक्षक अथवा गुप्तचर थे जातियों के रूप में। मंत्री और परामर्शदाता का सभासद, ये जाति इन्होंने, जबकि ये कोई जाति नहीं हुआ करते, लेकिन इन्होंने अपने जाति लिख दिया कि हाँ ये जाति हुआ करती थी। अब बिंदुसार को प्राप्त कौन? बिंदुसार ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? यूनानी के लोगों में अमित्रोचेटर किसे कहा जाता? तो बिंदुसार। संस्कृत ग्रंथ में किसे अमित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार। वायु पुराण में से भद्रसार या मद्रसार के कहा गया है किसे? तो आप बताओगे। देखिए, तीनों यूनानी लेखों में किसे? अमित्रोचेटस। अमित्रघात संस्कृत में ग्रंथ में, वायु पुराण में भद्रसार या मंत्रसार कहा गया है। अब देखिए, जैन ग्रंथ में इसे सिंह सेन के नाम से जाना जा गया है बिंदुसार को। अब देखिए, कौटिल्य का सप्तांग का सिद्धांत क्या था, उसके बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। सप्तांग सिद्धांत क्या था? राजा या स्वामी के बारे में। कौटिल्य ने राज्य का केंद्र अभिन्न अंग माना जाता है तथा उसके राजा की तुलना शीर्ष यानी राजा को सर्वोपरि माना जाता है, कह सकते हो, साफ साफ कह सकते हो। उसका मानना था कि राजा का दूरदर्शी, आत्मसैनिक, कुलीन और स्वस्थ एवं बौद्धिक गुणों का संपन्न होना चाहिए था राजा को। लेकिन बहुत राजा तो केवल अपने धूर्तता की वजह से बन जाते थे। गुणों का संपन्न, यह वह राजा की कल्याणकारी जनता तथा प्रति उत्तरदायी होना की सलाह देता है, क्योंकि उसके अनुसार राजा कर्तव्यों का बधा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा का सर्वोपर होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देना चाहिए। निरंकुश मतलब उस पर अंकुश जरूर लगा होना चाहिए, प्रतिबंध जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि राजा जो चाहे आतताई की तरह कार्य करे। अब अमात्य के बारे में बात किया गया है। अमात्य, कौटिल्य ने अमात्य और मंत्री दोनों की तुलना आंख से की है। अमात्य की तुलना पूछा जाए किससे किया है कौटिल्य ने, तो आप बताओगे आंख से किया है। अमात्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सके और राजा के कार्यों में उसके सहयोगी की भूमिका निभा सकते। तो आंख किससे कहते हो? तो अमात्य या मंत्री को आंख कहा जाता है राजा का। चलते हैं, कौटिल्य ने किसकी तुलना पैर से की है? तो जनपद का
तो आप बताओ इसकी तुलना। पैर किसे कहा, तो जनपद को जो है कौटिल्य ने पैर की तुलना दी है। इसका अर्थ है जनयुक्त भूमि कहा जाता है जनपद, अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों का जनपद माना जाता है। कौटिल्य ने 10 गांवों के समूह को संग्रहण तथा 200 गांवों के समूह को सार्वत्रिक तथा 400 गांवों के समूह को 400 गांवों के समूह को क्या कहा जाता था, तो आप बताओगे प्यारे साथियों। द्रोणमुख तथा 800 गांवों के समूह को का एक अधिकारी नियुक्त होता था। ये आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। संग्रहण ये किनकी नियुक्तियां होती थी उनके बारे में बात की गई है प्यारे साथियों। अब दुर्ग क्या था, कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों और भुजाओं से किया था। दुर्ग की तुलना किससे किया, तो बताओगे बाहों तथा भुजाओं से किसकी दुर्ग की तुलना की गई थी। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की थी। अवदत्त दुर्ग जिसे चारों ओर पानी हो, पार्वत दुर्ग जिसके चारों ओर चट्टाने हो, धानवंत दुर्ग जिसके चारों ओर ऊसर भूमि हो, उसे वन दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, वन हो। इस तरह दुर्ग यानी 4 तरह का दुर्ग के उल्लेख किसने किया था बताओगे, और कौटिल्य ने किया था। और इसको किसकी संज्ञा दी, दुर्ग को बाहों या भुजाओं की संज्ञा किसे दिया गया, तो बताओ दुर्ग को दिया गया है। कोष के बारे में बात कर लेते हैं। कोष क्या था, इसकी तुलना कौटिल्य ने मुख से की थी। इन्होंने कोष को राज्य का मुख्य अंग इसलिए माना क्योंकि कोष से ही कोई राज्य वृद्धि करता था तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता था। उसने कोष में वृद्धि के मार्ग को करारोपण को बताया, जिससे प्रजा को अनाज का 6वां भाग, व्यापार का 10वां भाग तथा पशुधन के लाभ का 50वां भाग राजा को कर के रूप में अदा करना चाहिए। ये बात जो है किसमें कहा गया, कोष के लिए, कोष के बारे में बात किया गया है। अब कितने 5 की बात हो गई है, टोटल कितने थे कि सप्तांग सिद्धांत सप्तक। और छठा क्या था, तो आप बताओगे दंड था। दंड के बारे में बात किसने किया, तो कौटिल्य ने सेना की तुलना मस्तिष्क से किया था। देखिए ये सबको याद रखना, आपको शॉर्ट नोट की बन लेना है। सेना की तुलना किससे, तो बताओ मस्तिष्क से। कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताए थे, हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना। 4 सेनाएं आज भी यही प्रचलित है। अब अश्व सेना का उतना कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। उनके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी हो और बलशाली हो, जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम हो और वीर गति प्राप्त कर जाने पर जिसके परिवार को उस पर अभिमान हो, ऐसी सैनिक होना चाहिए। मित्र के बारे में बात, मित्र कौटिल्य ने कहा मित्र क्या है, तो आप बताओगे कान। मित्र को कान की संज्ञा दी है। उसके अनुसार राज्य की उन्नति के लिए तथा उत्पत्ति के समय सहायता के लिए राज्य के मित्रों की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर मेन क्या है, मित्र को किसकी संज्ञा दी गई, तो आप बताओ कान की संज्ञा दी गई है। अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध प्रचारक कौन थे, तो आप बताओगे मज्झनिक कश्मीर और गांधार में इन्होंने प्रचार किया। मज्जिम ने कहाँ पर, हिमालय में किया। सोन उत्तरा ने स्वर्ण भूमि में किया। रक्षित ने जो है उत्तरी कर्नाटक या बनवासी में किया था। चलते हैं, धर्म रक्षित ने कहाँ पर, अपरांतक में किया। और महारचित ने क्या, यवन राष्ट्र में किया। महाधर्म रचित ने कहा महाराष्ट्र में। महादेव ने मैसूर में। महेंद्र संघमित्रा ने, देखिए महेंद्र संघमित्रा क्या थी, अशोक के पुत्र थे। इन्होंने कहा क्या, तो श्रीलंका। यही ज़्यादा पूछा जाता है। अशोक के स्तंभ लेख उनके वर्णित विषय के बारे में बात करते हैं। प्रथम अभिलेख में क्या, अहिंसा पर बल दिया और उन्होंने पशु बलि का क्या किया था, तो निंदा किया था। और समारोह पर निंदा, पशु बलि निंदा एवं समारोह पर प्रतिबंध लगाते हैं कि ज़्यादा फजूल खर्ची न किया जाए, बहुत ज़्यादा समारोह न किया। दूसरे की बात में क्या की गई, समाज कल्याण हेतु कार्य किए गए। मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा, देखिए पहली बार दुनिया में किसी ने पशुओं के लिए चिकित्सक बात किया गया तो इंडिया में किया गया। किसने किया, तो अशोक ने किया था। और पड़ोसी राज्य चोल, पांड और सतीयुत और केरलयुत का वर्णन किसमें किया, तो बताओगे दूसरे अभिलेख में किया गया है। अब बात तीसरे में कर लेते हैं। तीसरा क्या था, तो तीसरा आप क्या बताओगे, इसमें जो है थोड़ा सा ऊपर चला गया है। इसमें राजकीय अधिकारी युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिकों को यह आदेश दिया जाता था कि वो हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करें। ब्राह्मणों, मित्रों, संबंधियों तथा श्रमिकों का सदा उदारपूर्ण व्यवहार करें। ये बात कहा गया था इसमें। तृतीय में, चतुर्थ में
इन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध की जगह क्या है धम्म घोष का यानी शांति की नीति को अपनाया था। चौथे में युद्ध घोष की जगह, युद्ध की जगह जो है भेरी घोष, युद्ध को कहा जाता है भेरी घोष को जगह धम्म घोष को अपनाया। पशु हत्या पर बहुत हद तक क्या किया, रोके जाने का दावा है इसमें। पांचवा क्या है, शासन में 14वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। किसमें, तो मतलब पांचवें में धम्म महामात्र की नामक अधिकारी की नियुक्ति किया गया। छठवां क्या था, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई। किसमें, आत्मनियंत्रण की। अधिकारियों को हर समय कहीं पर भी सेवा भाव से तत्पर रहना ये बताया गया। आज भी देखो अधिकारी को कहा जाता है 12 बजे रात को बुलाया जाएगा तो आना पड़ेगा अधिकारी के। सातवां क्या था, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता का भाव रखने के लिए बल दिया गया। नेक्स्ट आठवां क्या है, अशोक के धर्म यात्राओं का उल्लेख जो है अशोक में बोध गया में हुआ। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। सभी 13 अभिलेख को हम देख लेते हैं। 9वें में किसके, सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। धम्म में सभी दासों एवं नौकरों के प्रति दया भाव की बात की गई। सभी दास और नौकर जो है सबके प्रति दया भाव की बात की। 10वें में क्या है, इसमें ख्याति तथा गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। यानी ख्याति गौरव की क्या गया है, इसमें ख्याति और गौरव यानी बहुत ज़्यादा जो गौरव दिखाते कि हम ये फलाना ठिकाना, उसकी निंदा की है। इन्होंने कहा धर्म कीर्ति की श्रेष्ठता पर बल दिया है। 11वें में क्या कहा गया है, धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट एवं धम्म की व्याख्या की गई है। किसमें, तो आप बताओगे 11वें में। 12वां, सभी प्रकार के विचारों का सम्मान एवं विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय महिला महापात्रों की नियुक्ति की गई है। किसमें, तो आप बताओगे बात की महिला महापात्रों की तो 12वें में बात की गई। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है तथा युद्ध पे 1 लाख लोगों के मरने पर अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी किसमें की गई और यौन राजाओं का वर्णन भी किसमें मिलता है। देखिए प्यारे साथियों, आप जानते हैं शिलालेखों से क्वेश्चन आते हैं तो आप शिलालेखों के बारे में जरूर पढ़ें, छोड़े नहीं। अब 14 शिलालेखों 14 में बात कर लेते हैं। प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना तथा इससे अपने प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम भाव अपने पर क्या किया था, बल दिया था। अब लघु शिलालेख, ये तो बृहद शिलालेख की बात हो रही थी, अब लघु शिलालेख की बात करते हैं। अब देखिए टोपरा वाला कहाँ पर, स्थान के बारे में जानना जरूरी। टोपरा कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। मेरठ कहाँ पर, मेरठ वाला अभिलेख कहाँ पर है लघु अभिलेख, तो बताओ उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग कहाँ, तो प्रयाग तो उत्तर प्रदेश में है। लोरिया अरारेज कहाँ पर, तो बिहार चंपारण में जो है लोरिया अरारेज। और लोरिया नंदनगढ़ कहाँ, तो बताओगे बिहार चंपारण में है, दोनों पर चंपारण। और ब्राह्मपुरा कहाँ, तो बताओ बिहार चंपारण में ही लघु शिलालेख है। अब दिव्या दोनों के अनुसार अशोक के अधिकारी की बात कर देते हैं। कौन कौन थे, तो पहले कौन थे, तो उत्तराधिकारी कौन कौन हो, उत्तराधिकारी दशरथ थे और संप्रति थे, सालिसुक थे, देववर्मन थे और शतधनुष थे और ये इसके क्या थे, अशोक के इतने उत्तराधिकारी थे। लेकिन आपको बताना है किसको राज्य मिला था। चलते हैं, अभी पूरी बात आपको आगे मिलने वाली है। मौर्य राजधानियाँ कौन कौन थी, तो देखिए प्राच्य की पाटलिपुत्र राजधानी थी और ये इसका स्थान कहाँ था, तो बिहार था। उत्तरापद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी और ये कहाँ पर है, उत्तरापद तो बताओ पाकिस्तान में। दक्षिणापद स्वर्णगिरी आंध्र प्रदेश में है। अवंती क्या बताओगे, उज्जैनी और ये कहाँ पर, तो बताओ मध्य प्रदेश में अवंती उज्जैनी। कलिंग तो आप जान ही रहे हो, तोसली और ये कहाँ पर, कलिंग तो उड़ीसा में है। चलते हैं, मौर्यकालीन नगरीय समितियाँ कौन कौन थी। देखिए प्रथम समिति थी उद्योग शिल्पों का परीक्षण। द्वितीय समिति थी विदेशियों का देखरेख। तृतीय समिति कौन थी, जनगणना थी। और चतुर्थीय समिति क्या थी, तो बताओ व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था थी। क्या चतुर्थीय समितियाँ जो यहाँ पर होती है, जिसे आप अपने यहाँ भी समिति बनती है कार्य करने के लिए। और 5वीं समिति तो विक्रय की व्यवस्था करना। षष्ठम क्या थी, बिक्री की व्यवस्था करना, विक्रय की व्यवस्था करना और निरीक्षण करना। और इसका क्या था, बिक्री की व्यवस्था करना। मौर्यकालीन मंत्र परिषद क्या कहलाती थी। अमात्य क्या होते, प्रत्येक विभाग का प्रमुख होता था। अमात्य जो आज मंत्री होते उसी को। पुरोहित क्या होता, धर्म और दान विभाग के प्रधान को। सेनापति सैन्य विभाग के प्रधान को। युवराज राजपुत्र को कहा जाता। दौराही तो बताओगे राजकीय रक्षक को दौराही कहा जाता था। अंतर्वेशी क्या कहलाता, अंतापुरा के अध्यक्ष कहलाता था। समाहर्ता क्या था, राजस्व विभाग का प्रधान कहलाता समाहर्ता। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष कहलाता। प्रशासता राजकीय आज्ञाओं की लिपिक करने वाला क्या कहलाता था,
तो बताओगे प्रहस्ता कहा जाता था। प्रदेष्टि किसे कहते तो कमिश्नर को कहा था। पौर किसे नगर के कोतवाल को। व्यवहारी किसे प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। नायक किसे कहा था नायक का बताओ नगर रक्षा के अध्यक्ष को। कर्मांतिक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष को। दंडपाल किसे सेना का सामान एकत्र करने वाला कहा था तो बताओगे दंडपाल के साथ। दुर्गपाल किसे कहा जाता तो बताओगे दुर्ग के रक्षक को। अंतपाल सीमावर्ती। देखिए सीमा को कहते हैं कि यहाँ से सीमा समाप्त सीमा अंत, तो अब बताओ सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करता था। मौर्यकालीन विभागाध्यक्ष कौन थे तो अष्टपाल लाटाध्यक्ष लेखा विभाग का प्रधान हुआ करता था। सीताध्यक्ष किसे कृषि विभाग के प्रधान को। अकाराध्यक्ष किसे खनिज विभाग के प्रधान को। जबकि लक्षणाध्यक्ष किसे लक्षणा टकसाल के अध्यक्ष को। लौणाध्यक्ष किसे कहते तो लौण मीन्स होता नमक होता तो आपको याद करके रखना है, नमक विभाग के अध्यक्ष को। जबकि विविताध्यक्ष किसे कहते चारागाह के अध्यक्ष को। नवाध्यक्ष किसे कहते थे नाव। देखिए नवा और नाव आपको याद कर सकते हैं। देखिए पत्तनाध्यक्ष कहते देखिए पत्तन बंदरगाह को कहते नाम में ही सबका छुपा हुआ, तो आप बहुत परेशानी नहीं होगी। अंतपाल सीमावर्ती अध्यक्ष सीमावर्ती वाले को कहते थे। पोतवाध्यक्ष किसे बांट। देखिए पोतवाध्यक्ष आया हुआ क्वेश्चन बांट और नाप तौल विभाग के अध्यक्ष को। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई वाले को। और सोनाध्यक्ष तो बूचड़ खाने के अध्यक्ष को सोनाध्यक्ष कहा जाता था। गणिताध्यक्ष के वैश्याओं की गणिकाध्यक्ष देखो गणिका का वैश्य को वैश्याओं के अध्यक्ष को। बंधकार अध्यक्ष जेल खाने के अध्यक्ष को कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य का बौद्ध धर्म के संबंध के बारे में जान लेते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य बौद्ध धर्म के साथ अन्योन्य आश्रय संबंध यानी बहुत घनिष्ठ संबंध था कह सकते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और शांति के अनुगामी बौद्ध धर्म के पर को क्या अपनाया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। और जीने दो लोक कल्याणकारी आदर्शों का राज धर्म में शामिल किया। कौन सा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। और जीने दो के साथ लोक कल्याणकारी आदर्शों को अपने धर्म में क्या किया शामिल किया था। अभी बहुत कुछ इसमें आपको जानने मिलने वाला है प्यारे साथियों, वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध नीतियां एवं उनके आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए भारत के बाहर भी कई देशों अपने धम्म महामात्रों को भेजा। यहाँ तक कि इसके प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी लगाया। सारनाथ में संरक्षित सारनाथ का सिंह स्तंभ चतुर्सिंह के नीचे भगवान बुद्ध के जीवन संबंधी 4 पशुओं हाथी बैल और घोड़ा आदि को जो है ये चारों घोड़े जो हाथी घोड़ा लगाएंगे किससे संबंधित तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जैसे जीवन से संबंधित से सिंह शेर की आकृति के उत्कीर्ण है जिसमें हाथी और बुद्ध के देखो आप जानते हो हाथी क्या है बुद्ध के गर्भ का प्रतीक है। बैल उनके जन्म से, जबकि अश्व के बारे में बात किया अश्व गृह त्याग और सिंह क्या है सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है। देखो चारों की बात पहले भी हो चुकी बौद्ध धर्म की जब पढ़ रहे थे। इसे सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध द्वारा धर्म चक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनवाया था। पहला इन्होंने कहाँ पर दिया था अपना उपदेश तो आप बताओगे सारनाथ में दिया था, इसी कारण से यहीं पर लगवाया। कई बौद्ध स्थापत्यों में सांची और भरहु सारनाथ जैसे प्रमुख स्तूपों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण जो है मौर्य राजाओं द्वारा किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास अथवा विश्राम स्थल के रूप में बार बार नागार्जुनी पहाड़ियों के कई रॉक कट गुफाओं का भी जो है निर्माण किया गया था। देखिए कितना काम किए गए थे इनके द्वारा। अब मौर्य प्रशासन की इकाइयाँ क्या होती, पहले केंद्र में क्या होता था तो बताओ राजा, प्रांत में क्या होता कुमार या राज होता था, मंडल में प्रादेशिक या प्रतिष्ठा हुआ करता। देखिए पूरा हिरार्की आप देख लीजिए। तो अब देखिए मंडल आहार या विषय किसे विषय के पति को विषय पति कहा जाता था। स्थानीय को 8 ग्रामों का समूह को स्थानीय कहा जाता था। द्रोणमुख 400 ग्रामों के समूह को देखिए इन सबको हम देख चुके हैं 60 में, यहाँ पर एक हिरार्की के रूप में देख रहे हैं। देखिए खारबटिक किसे 200 ग्रामों के समूह को खारबटिक कहा था। संग्रहण किसे 10 ग्रामों के समूह को संग्रहण कहा जाता था। जबकि ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो बताओगे गुप्त वंश का संस्थापक आप बताओगे श्री गुप्त हुआ करता था। अब इसका उत्तराधिकारी कौन था तो बताओ श्री गुप्त का थोड़ी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त अब बात हो रही गुप्त वंश के बारे में बात। देखिए इसमें कुछ
एक हाँ कुछ ठीक है, ठीक, मुझे लगा कुछ छूट गया है। अब बात है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का क्या था? प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से क्या किया था? विवाह किया था। गुप्त संवत कब चला? 319 से 20 में चला। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चलते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन बैठा। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, हरिसेन ने। चलते हैं। भारत का नेपोलियन किसे? ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य रामगुप्त की हत्या कर सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किसकी हत्या करके बैठा था? तो रामगुप्त की हत्या करके बैठा था। चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय नागवंशीय कन्या कुबेर नागा से विवाह किया और जिससे प्रभावित होकर गुप्ता नामक पुत्री का जन्म हुआ। किसका? प्रभावती गुप्त नामक पुत्री का क्या हुआ? जन्म हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त के समय में आया था। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा गया, तो इसको याद रखें। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासन में बैठा। नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया? तो बताओ किसी ने किया था। कुमारगुप्त के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। इसी के शासनकाल में हूणों के आक्रमण हुआ। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। प्यारे साथियों, आपने इतना तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाइक करने के साथ साथ जितने आप भी एजुकेशनल ग्रुप हो वो शेयर जरूर किया करें आप। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिले, आप इसका लाभ उठा सकें। चलते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बात हो जाए। देखिए, गुप्त शासन की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो बताओ सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई आपको बताओगे देश हुआ करती थी जिसके प्रशासक गोप्ता या गोप कहलाते थे। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति कहलाती थी जिसके शासक क्या? तो बताओ गोप्ता कहलाते थे। गोप्ता याद रखना। देखिए, देश के प्रशासक क्या कहलाते? तो गोप्ता। जब भुक्ति के यहां पर तो भोक्ता होना चाहिए था, वो करेक्ट हो जाता। चलते हैं। भुक्ति के नीचे क्या होता? तो विषय होता था जिसका प्रमुख को विषयपति कहा जाता था, जिसके प्रमुख को विषयपति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती? ग्राम होती थी। ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी क्या है? ग्रामपति या महत्तर होता था। ग्राम सभा के मध्य में पंचमंडली तथा बिहार का ग्राम जनपद होता था, कहलाता था। चलते हैं। अब गुप्तकालीन अधिकारी की बात कर लेते हैं। महादंड नायक किसे? न्यायाधीश को। संधि विग्रह किसे? युद्ध और संधि मंत्री को। महाबली अधिकृत किसे? सेनापति को। दंडपासी किसे? पुलिस अधिकारी को दंडपासी कहा जाता था, तो पुलिस वाले ही दंड देते हैं दबा के। विनय स्थिति से स्थापक शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी को। महाप्रतिहार राज्य के प्रसाद एवं अधिकारी को। महाछपटलक किसे? लेखा विभाग के अधिकारी को। देखिए, सभी को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार आप वीडियो को देख लेते हैं प्यारे साथियों, तो आपको पहली बार आप नॉर्मल स्पीड में, दूसरी बार फास्ट स्पीड में लगा के देखें तो कम समय में रिवीजन भी हो जाएगा और आपको चीज़ें रिटेन याद हो जाएंगी जिंदगी भर के लिए। ध्रुवाधिकरण भूमि ग्रहण संग्रहण अधिकारी को। सौलिक किसे? तो सीमा शुल्क अधिकारी को सौलिक कहा जाता था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन समाज की बात करते हैं। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था। चारों वर्णों का आधार गुण और कर्म ना होकर जन्म था। देखो, गुण और कर्म ना था, जन्म के आधार पर था। पहले गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो बताओ परिवार थी। फायान के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग था, मतलब अस्पृश्यता था, जिन्हें अंत्यज या चांडाल कहा जाता था। जैसे अस्पृश्यता का आप जानते हो, संविधान में बात किया गया कि छुआछूत की भावना जो है नहीं, छुआछूत को अनुच्छेद 17 के तहत हटा दिया गया है कि कोई छुआछूत करता है तो ये दंडनीय अपराध है। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई क्या थी? बात हो गई परिवार। नई जातियों की में भूमि आंदोलन के कारण ही कायस्थों का उदय हुआ। कायस्थ का सर्वपल्लव उल्लेख किसमें? तो आप बताओ कि किसमें हुआ था? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में कायस्थ की बात की गई थी। अभी देखिए, गुप्त काल में बाद ही बात हो रही है। गुप्त काल में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। कालिदास के ग्रंथ मेघदूत के उज्जैन महाकाल मंदिर के देवदासी रखे जाने का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र एवं मुद्रा राक्षस गणिकाओं एवं वैश्याओं का उल्लेख मिलता है। कामसूत्र तथा मुद्रा राक्षस में किसका? तो बताओगे
हम बात की गुप्त कालीन साहित्य और कला के बारे में। गुप्त काल कला साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल किसे माना जाता है, बताओगे गुप्त कला को। नेक्स्ट है, अब इसके मंदिर जितने हैं उनके बारे में बात हो जाती है। देखिए भूमरा का मंदिर किसे, तो बताओ नागौर मध्य प्रदेश है, कहाँ पर है। तिगवा का मंदिर आप बताओ जबलपुर मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ दशावतार का मंदिर है बताओ झांसी उत्तर प्रदेश में है। नचना कुठार पार्वती मंदिर तो बताओ पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। चलते हैं फिर से, भीतर गांव का मंदिर आप क्या बताओगे, कानपुर। ये ईंटे से बना हुआ मंदिर उत्तर प्रदेश, ये खास इसलिए फेमस है क्योंकि ईंटे से मंदिर सामान्यतः पत्थरों से बनते, लेकिन ये ईंटे से बना हुआ मंदिर था। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मथुरा और सारनाथ में मूर्तियों का केंद्र किसे माना जाता है, तो इन्हीं को पाटलिपुत्र मथुरा और सारनाथ को मूर्तियों का केंद्र कहा जाता है। गुप्त काल में चित्रों के अवशेषों को बाघ, अजंता तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अजंता की गुफा 16, 17 एवं 19 गुप्तकालीन से संबंधित है, यार ये सब याद करके रखना है आपको। अब गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य और साहित्यकार के बारे में बात करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन, बताओ कालिदास हैं। इसमें दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में उल्लेख मिलता है। माल, अब देखिए नेक्स्ट है मालविका मित्रम, किसका लेखक है, इसके लेखक कौन, अब तो कालिदास है। इसमें किसका उल्लेख है, अग्निमित्र। देखिए अग्निमित्र और मालविका, मालविका तो मालविका आगे दिख रहा, पीछे अग्निमित्रम दिख रहा, तो किसके बारे में उल्लेख है, तो अग्निमित्र तो मालविका के बारे में। विक्रमोर्वशीयम कालिदास लिखा, और इसमें प्रोरवा और उर्वशी, इसमें देखो वर्षियन उर्वशी के प्रेम कथा के बारे में। स्वप्न वासोदत्ता के लेखक कौन है, तो बताओ भास हैं। और इसमें किसके बारे में, तो उदयन एवं वासोदत्ता की कथा के बारे में। मुद्रा राक्षस के लेखक बताओ विशाख दत्त हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित इसमें कथा के बारे में देवी चंद्रगुप्तम भी लेखक है विशाख दत्त। चंद्रगुप्त और ध्रुव सामिनी के जो है प्रेम विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। मृतकचकरण के लेखक तो बताओ शूद्रक हैं। और इसमें ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका का वसंतो सेना की कहानी के बारे में उल्लेख किया गया है। अब इसके नवरत्नों के बारे में बात कर लेते हैं। नवरत्न कौन कौन थे, धन्वंतर आपको बता दूं किसके थे, धन्वंतरी जो है नवरत्न में इनका स्थान सर्वोपर था। एक प्रसिद्ध वैद्य थे, इनके रचित 9 ग्रंथ पाए गए हैं। किसमें 9 ग्रंथ किसके पाए गए, तो बताओ धन्वंतर के थे। और इनका संबंध किससे था, तो वैद्य से था। और ये सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा का किससे, आप बताओ धन्वंतर से। अब बात आगे हो रही है, देखिए रोग निदान वैद्य चिंतामणि इसके पुस्तक का नाम, तो बताओगे विद्या प्रकाश, चिकित्सा धन्वंतर निघंटु, वैद्यक भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धार्थ थे कौन, धन्वंतर। इनका काम युद्ध में घायल सैनिकों की शल्य चिकित्सा करना था। ये सुश्रुत संहिता के रचयिता सुश्रुत के गुरु थे। सुश्रुत के गुरु कौन थे, तो बताओगे, आप बताओगे धन्वंतर थे। चलते हैं आगे, देखिए अब बात होती है दूसरे छपड़क के बारे में। आपने सुना होगा छपड़क क्या थे, ये एक सन्यासी थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे जिनमें भिक्षाटन ही उपलब्ध बताया गया। भिक्षाटन किसने लिखा, तो आप बताओगे भिक्षाटन, जहाँ छा इसमें मिल रहा और छा बता दूं इसमें भी मिल रहा है। तो आपको छपड़ा को ये दोनों याद करके रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अमर सिंह के बारे में, ये प्रकांड कुछ प्रॉब्लम आ गया था, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अमर सिंह जो थे ये प्रकांड विद्वान थे। इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था, अमर कोश था। इसे विश्व का पहला समांतर कोश माना गया है। इस कोश में करीब 10,000 नाम है। किसमें, अमर सिंह के अमर कोश में। अमर कोश के रचनाकार कौन थे, तो बताओ अमर सिंह थे। शंकु के बारे में बात कर लेते हैं। शंकु का पूरा नाम जो है शंकुक था या सड़कुंक था। इनका एक काव्य ग्रंथ क्या है, तो भुवना बुधम है, बहुत प्रसिद्ध रहा। इनको संस्कृत का प्रकांड जो है विद्वान माना जाता है। किसे, तो शंकु को संस्कृत का। बेताल भट्ट थे। विक्रम और बेताल की कहानी जग प्रसिद्ध है। ये बेताल पंच विसंति की रचना किया था। बेताल पचीसी या प्रसिद्ध होता है
कि राजा विक्रमादित्य और वर्चस्व में बेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। इन्होंने विक्रम बेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम की कथाओं का पिरोया है। चलते हैं घट प्रखर के बारे में बात कर लेते हैं। घट प्रखर विक्रमादित्य के नवरत्नों में संस्कृत के ज्ञाता थे और इन्होंने यमक और अनुप्रास के विशेष ज्ञाता थे। इनकी रचना का नाम घट प्रखर काव्यम है। इनका दूसरा ग्रंथ क्या है? नीतिसार किसने लिखा? तो बताओगे नीतिसार क्या है? घट करपर ने लिखा था। अब बात होती है कालिदास के बारे में बात होने। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। प्राण प्रिय कवि देखिए कहा गया। इन्होंने अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया। वह न केवल अपने समय के अप्रतिम साहित्यकार थे, अपितु आज तक कोई उन जैसा अप्रतिम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ। 3 नाटक काफी प्रसिद्ध है। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी सर्वोच्च रचना मानी जाती है। चलते हैं 12 मिहिर क्या थे? ये प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों का क्या किया था? प्रणयन किया था। इनके सूर्य सिद्धांत, बृहज्जातक, बृहद संहिता, पंचविश तथा कारिका एवं विवाह पटल, लघु जातक, योग यात्रा आदि मुख्य रचनाएं हैं किसकी? तो बताओगे 12 मिहिर की रचनाएं आपको याद रहे। सूर्य सिद्धांत तो ज़्यादा पूछा जाता है तो इसको पंच सिद्धांत, बृहद संहिता ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। वर रुचि, वर रुचि जो है कालिदास की भांति ही वर रुचि भी अन्य काव्य रचनाओं के लिए गिने जाते थे। पत्र कौमुदी, सदु कीर्ति कर्णामृत, सुभाषित वली इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लें। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के अलावा इतिहास में सम्राट अशोक, सम्राट अकबर के नवरत्न, शिवाजी के अष्टप्रधान एवं कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज होते थे। देखिए नवरत्न किसके किसके होते थे? तो बताओ अकबर के भी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नवरत्न हुआ करते थे। जबकि शिवाजी के काल में अष्टप्रधान हुआ करते, कृष्णदेव राय के जो है अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। ये सबको याद करके रखना है कि अष्ट दिग्गज तो बताओगे कृष्णदेव, अष्टप्रधान शिवाजी। नवरत्न किससे? तो चंद्रगुप्त और अकबर दोनों से संबंधित थे। दोनों जो है नवरत्न रखा करते थे। चलते हैं अब थानेश्वर के पुष्पभूति वंश के बारे में बात होने जा रही है। क्वेश्चन, पुष्पभूत वंश का संस्थापक कौन था? तो बताओ पुष्पभूत ही था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रभावशाली शासक था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ह्वेनसांग हर्ष को शिलादित्य के नाम से, देखिए ह्वेनसांग या हर्ष को किस नाम से? तो आप बताओ शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। पैर साथियों, हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा के तट पर क्या हुआ था? तो युद्ध हुआ था। किसमें? ऐहोल प्रशस्ति में ये बात मिलती है। हर्ष के पूर्वज शिव एवं सूर्य के उपासक थे, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्ष बौद्ध धर्म की शाखा को राज्य दिया। हर्ष ने कन्नौज एवं प्रयाग की विशाल धार्मिक सभाओं का क्या किया था? आयोजन किया था। चलते हैं हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो बताओ वाण भट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना किसने किया था? तो आप क्या बताओगे? हर्षचरित तथा कादंबरी की रचना की थी किसने? तो बताओगे वाण भट्ट ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना स्वयं जो है हर्ष ने किया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अब बात कर लेते हैं ह्वेनसांग का भारतवर्ण के बारे में बात कर लें। चीनी यात्री ह्वेनसांग के स्थल मार्ग से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत में ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। किसके कारण से? तो ग्रंथ संग्रह करने के। ह्वेनसांग ने अपना पुस्तक का नाम सीयू, किस पुस्तक लिखी, क्या नाम था उसका? सीयू की नाम था। ह्वेनसांग यात्रियों का राजकुमार किसे कहा था? तो बताओ ह्वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और बंगाल के पालवंश, ये पालवंश देखिए बंगाल भी पहले बिहार का ही पार्ट होता था और ये बंगाल का पाल वंश जो था कहीं ना कहीं बिहार तक वाला, जिसमें बंगाल बिहार से संबंधित ही बातें हो रही हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी भारत में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक कौन था? तो बताओ गोपाल था। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल सिंहासन पर बैठा और उसने
कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रा युद्ध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया और उत्तरापथ स्वामिन की भी उपाधि धारण की। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। धर्मपाल किसका? बौद्ध धर्म का। उसने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार का स्थापना करवा। देखिए, विक्रमशिला और सोमपुर महाविहार की स्थापना किसने किया तो आप बताओगे? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल के बाद देवपाल गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में अरब यात्री कौन? सुलेमान भारत आया। किसके शासनकाल में आया था तो आप क्या बताओगे? देवपाल के समय सुलेमान आया था। जावा के शासक बालपुत्र देव। आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में बिहार हेतु 5 गांव को अनुदान दिया था। किसने? बालपुत्र देव ने जो है 5 गांव को, किसको? देवपाल ने नालंदा में जो 5 गांव को दिया था, उसी से जो है नालंदा का क्या चलता था? कामकाज चलता था, उसी के कर से। महिपाल के शासक ने चोल शासक राजेंद्र पाल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पराजित किया। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बौद्ध विद्वान शांत रक्षित एवं अतीश दीपांकर पाल वंश के जो है शासनकाल में तिब्बत में गए। चलते हैं आगे बात कर लेते हैं। पाल वंश, बंगाल का सेन वंश के बारे में बात होने जा रही है। सेन राजवंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ नामक स्थान पर किया था। कहाँ? तो आप बताओगे राढ़ नामक स्थान। सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन था, जो श्रीहर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना किया था। बल्लाल सेन विजय सेन का क्या था तो आप बताओगे? उत्तराधिकारी था। बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट, बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना किया और अद्भुत सागर की रचना को प्रारंभ किया, किंतु वो पूर्ण नहीं कर पाया। कौन सा? बल्लाल सेन ने दान सागर ग्रंथ की रचना की और अद्भुत सार को पूरा नहीं कर पाया। शुरू तो किया था। बल्लाल सेन ने गौंड सेवकर, निशंकर, सतशंकर, परम माहेश्वर की उपाधि धारण किसने किया तो बल्लाल देव ने किया था। बल्लाल देव का उत्तराधिकारी क्या था तो बताओ? लक्ष्मण सेन था। इसने एक अन्य राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती को बनाया था। किसने तो बताओगे? बल्लाल सेन ने। लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक चंद जयचंद को पराजित किया। सन 1202 में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। लक्ष्मण सेन ने बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर को पूरा किया। लक्ष्मण सेन ने पूरा किया। और श्रीधर उसका क्या था तो बताओगे? श्रीधर बल्लाल सेन का क्या है? दरबारी कवि था। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता कौन से? हलायुध निवास करते थे। प्यारे साथियों, इतना तक आ गए तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, अन्यथा आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। लक्ष्मण सेन ने परम भागवत की उपाधि धारण किया तथा लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया। किसने तो बताओगे? लक्ष्मण सेन ने। अब बात होती है स्थान राजवंश तथा प्रमुख संस्थापकों के बारे में बात हो रही। देखिए, कन्नौज का मौखरी राजवंश की स्थापना हरिवर्मन या ईशान वर्मा या सरवर्मा। प्रमुख शासक कौन थे? हरिवर्मा थे या ईशान वर्मा या सरवर्मा थे। इन्होंने हूणों को पराजित किया था। थानेश्वर स्थान का इसमें कौन सा होता? पुष्पभूति वंश का शासन चल रहा था। राजवंश कौन था? इसके संस्थापक मुख्य पुष्पभूति या प्रभाकर वर्धन थे। विशाल राज्य की स्थापना किया किसने? उपलब्धि कर विशाल राज्य की स्थापना किया। बल्लभी का क्या था? बल्लभी के कौन सा शासन चल, कौन सा मात्रक था? इसका मुख्य शासक कौन थे तो बताओ? भट्टारक था, धर्मसेन था, ध्रुवसेन था, प्रथम था, धर्म भट्ट, घोषसेन या शिलादित्य हुआ करता था। अब इसकी विशेषता क्या थी प्यारे साथियों? तो विशेषता ये थी, गुप्तचरों के काल के नवोदित राज्यों के सबसे लंबे समय तक शासन चला इनका। कौन सा? बल्लभियों का। बंगाल में कौन सा था? चंद्र या गौड़ शासन चलता था। इसके गौड़ वंश का शासक कौन था? शशांक था। थानेश्वर एवं कन्नौज के शासकों से इसकी जो है शत्रुता हुआ करती थी। मगध में परवर्ती गुप्त का शासन था। महासेन, गुप्त और चंद्रगुप्त, देवगुप्त या आदित्य सेन जो है इसके प्रमुख शासक थे। मौखरियों से जो है राजनीतिक पद प्रतिद्वंद्विता की स्थिति तो आप बताओगे इन्हीं से थी। अब चलते हैं, बहुत जल्द ही खत्म करने वाले हैं, बस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे प्यारे साथियों। मध्यकालीन बिहार के बारे में बात होने जा रही है। अभी बात हो चुकी प्राचीन इतिहास हमने खत्म कर लिया, अब मध्यकालीन इतिहास बिहार के बारे में बात होने जा रही है। मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख देखिए, बुद्ध सेन को बोध गया अभिलेख
देखिए इसमें अभिलेखों के बारे में बात करें, कहाँ कहाँ से मिलता है मध्यकालीन बिहार के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से मिले, तो बौद्ध सेन के बोधगया अभिलेख, बिहार शरीफ का प्रशस्तर अभिलेख, संग्राम गुप्त का पांचों ताम्रपत्र अभिलेख, मोहम्मद बिन तुगलक का बेनी सीख अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख मिले देखो सबको आपको अच्छे से देख लेना है। फिरोज शाह तुगलक का जो है राजगीर अभिलेख, खड़गपुर मुंगेर का राजा का अभिलेख, भभुआ का शेर शाह सूरी का अभिलेख, खरवार का प्रमुख धवल तीन के तीनों अभिलेख। देखिए बिहार के तुर्क शासन के बारे में बात करते हैं। बिहार के जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, तो बताओ कि बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा था। बख्तियारपुर शहर की स्थापना बख्तियार खिलजी ने ही करवाया माना जाता है। बख्तियार खिलजी ओदंतपुरी बिहार की विजय थी। तारनाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, नष्ट किया था। कहा था नालंदा विश्वविद्यालय जब इसने जलवाया तो 6 महीने तक उसने जो रखी पुस्तकें जलती रह गई थी। बख्तियार खिलजी ने जयपुर या जयनगर के गुप्त राजाओं को भी पराजित किया। मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या किया था, तो बाध्य किया था। चलते हैं, बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने किया था। 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया। इस दौरान उसने बिहार के शासक हिसामुद्दीन इवाज को जो है राजमहल पहाड़ियों में हराया था। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में अपना जो है सूबेदार नियुक्त किया था। सैफुद्दीन ऐबक तथा तुगान खां के इल्तुतमिश के द्वारा नियुक्त सूबेदार था। सैफुद्दीन ऐबक का तुगान खां जो है इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त किया था, दीवान था बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सब बातें बिहार के बारे में भी हो रही हैं, तो बाहर की कुछ नहीं हो रही, आप परेशान नहीं होइएगा जितने लोग देख रहे हैं। लेकिन अधूरा ज्ञान क्या होता है प्यारे साथियों, 20 के समान, इसलिए वीडियो पूरा देखें। 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया, जिसका दमन बलबन ने किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में दरभंगा के राजा शक्र सिंह के विरुद्ध शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजा, जिससे शक्र सिंह पराजित हुआ। जिससे क्या हुआ था, शक्र सिंह पराजित हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मज्जुल मुल्क था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तिरहुत को जो है तुगलकपुर नाम दिया गया। देखो तिरहुतपुर को तुगलकपुर नाम दिया गया, किसने, तो बताओ, तुगलक ने दिया था, बिन तुगलक ने दिया था। यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक एक सिक्का प्राप्त हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है, सिक्का भी प्राप्त हुआ। 1394 में नासिरुद्दीन महमूद द्वारा ख्वाजा जहां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आगे बात होती है प्यारे साथियों, बने रहें, आपको पूरा मजा आने वाला है, पूरे लास्ट तक बने रहें। देखिए लोधी शासनकाल में सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी के बिहार का क्या हुआ था, सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसने, सिकंदर लोधी ने। सूफी संत हजरत सफीरुद्दीन यहिया मुनेरी ने महफुल जात और मनाफिल असफिया से बिहार का तुगलक शासन की जानकारी मिलती है। कहाँ, किससे, किसके, तो अब बताओगे मलफूज जात और मनाकुल असफिया से बिहार के तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बया का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का जो है सुंदर नमूना माना जाता है। कौन सा, बिहार शरीफ का पहाड़ी जो है किसके लिए, तो तुगलक कालीन जो है स्थापत्य कला का सुंदर नमूना जो है वह जिसका आकर्षण या गुंबद है। मिथिला के कर्नाट शासक के बारे में बात करते हैं। मिथिला या तिरहुत में नन्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना किया था। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि भी इसने धारण की थी। कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का जो हुआ था, आक्रमण हुआ था। चलते हैं, नरसिंह देव के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल अभियान में, जिसकी हरि सिंह देव नेपाल पलायन कर गया था। हरि सिंह देव के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ। बिहारों में चेरो राजवंश, पाल वंश का पतन के पश्चात बिहार का जनजातीय राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ, जिससे चेरो राजवंश का क्या था, प्रमुख था। चेरो राजा ने शाहबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य का आधारशिला रखी।
1611 ईस्वी में उज्जैनों ने चेरो राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें नारायणमल एवं नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए। चेरो राजा फूलचंद को जगदीशपुर के मेले में आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मेदिनी राव पलामू क्षेत्र में चेरो का प्रमुख राजा हुआ करता था। बात 1660 ईस्वी में चेरो के राज्य के मुगल साम्राज्य को मिला दिया गया था। अब बात होती है बिहार के अफगान वंश की बात। शेर शाह सूरी, शेर सूरी का बचपन नाम क्या था? उससे फरीद खां था। बिहार के सासाराम में जो है जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था, जिसे बहार खां को शेर की रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि दिया था। बहार खां इसके गुरु थे, उन्होंने शेर की रक्षा के कारण इसको शेर खां की उपाधि धारण किया था। 1534 में शेर शाह ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासन गयासुद्दीन तुगलक को हराया था। 26 जून 1519 शेर शाह ने चौसा के युद्ध में जो है मुगल शासक हुमायूं को परास्त करने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा था। कन्नौज का बिलग्राम, देखिए बिल कहीं पर होता गोल गोल होता तो बिलग्राम कहीं तो लास्ट में जीरो है, तो आपको याद रखना है। चौसा के तो 1541 में आपको याद रखना है। हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर शाह आगरा के विधवत राज्याभिषेक करवाया गया। शेर शाह ने डाक प्रथा, ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया। चलते हैं मारवाड़ अभियान के दौरान शेर शाह ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का बादशाहत खो बैठता। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शेर शाह सूरी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरे यानी गजे सिकंदरी की डंडी 32 अंक का उपयोग किया और कबूलियत तथा पट्टा नामक प्रथा की शुरुआत किसने किया था? कबूलियत तथा पट्टा के नाम जमीन के लेखा जमीन का नाप था उनका, कबूलियत तथा पट्टा नामक प्रथा को शुरुआत किया था। शेर शाह चांदी का रुपया 180 ग्रेन, तांबे का दाम जो है 380 ग्रेन चलाया चांदी को रुपये, तथा तांबे को दाम 1:64 का अनुपात में चलता था। ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है, जिसका निर्माण कार्य जो है आरंभ शेर शाह ने ही किंतु पूरा इस्लाम शाह ने किया था। चलते हैं देखिए, अपने जीते जी इसने अपना मकबरा बनवा दिया था, इसको पता था मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। शेर शाह द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन से? तो सूरजगढ़ का युद्ध पहले 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध किससे? महमूद खां को पराजित किया इसने। फिर चौसा का युद्ध में क्या हुआ? बक्सर के समीप है, ये निर्णायक युद्ध था। इसमें क्या हुआ था? इसने हुमायूं को हराया था। देखिए, इस विजय के बाद शेर शाह ने शेर शाह की उपाधि धारण की और इसी लड़ाई में के पश्चात हुमायूं भागकर कहाँ? ईरान चला गया था। अब बात होती कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो बताओ 1540 में। कन्नौज का युद्ध शेर शाह ने 1541 में घटना को बिहार का पुनः राजधानी बनाया था। एक 15 देखो जीता 1540 और बिहार को पूरा राजधानी बना। शेर शाह ने चांदी के रुपये 178 ने 180 होना चाहिए था ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन का प्रचलन किया। चलते हैं कालिंजर के युद्ध के बारे में बात होती है। कालिंजर 1545 में शेर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्लाम शाह जो है 27 मई 1545 में गद्दी पर बैठा था। लेकिन कालिंजर अभियान में मृत्यु हो गई थी कालिंजर किले में। अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार कौन थे? अकबर कालीन खाना मुनीम था और राजा मानसिंह भी क्या थे? अकबर कालीन बिहार के प्रमुख सूबेदार थे। सईद खान थे, ये बिहार के वक्त, और मुजफ्फर खान थे। खान आजम मिर्जा अजीब कोका भी क्या थे? बिहार में सुल्तान थे। असद खान भी जो बिहार के सुल्तान हुआ करते थे अकबर काल में। अब बात है जहांगीर कालीन बिहार के सुल्तान। 1665 में बाज बहादुर क्या था? लाल बेग इसका नाम था। इस्लाम खान था 1617। अफजल खान क्या था? अब्दुल रहमान इसका नाम था। 1613 में कौन थे? तो बताओ जफर खान थे। 1500 इब्राहिम खान थे। 17 में कुली खान द्वितीय था। अब आगे बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखें। अब देखिए, अब बात होती है कि 1618 में मुकर्रब खान था। 1621 में शाहजादा परवेज था। 22 में खाने दुर्रान था। 26 में मीरा रुस्तम था। इसको पढ़ रहा हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉइंटर नहीं है। 1626 में खाने आजम था। तो इसको आप देख सकते हैं। बिहार में सिख धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। सिख धर्म का संबंध बिहार के पुराना रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगृह और पटना, मुंगेर, भागलपुर एवं कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा जो है अनेक विद्वानों ने की थी।
गुरु नानक ने इन क्षेत्रों को धर्म प्रचार प्रसार में किया था। इनके अनेक शिष्य बनाए और यहाँ पर अनेक शिष्य भी बनाए गए थे। सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर बिहार में पदार्पण 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुआ। वह सासाराम तथा गया से होते हुए पटना पहुंचे थे। पटना प्रवास के दिनों में ही उन्हें असम की ओर से प्रस्थान करना पड़ा, जहां उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब राजपूत सेनापति को सहायता देनी थी। इसीलिए अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को अपने भाई कृपाल चंद्र के पास पटना में ही छोड़ गए। इसके कुछ समय पश्चात बाद में ही पटना 12 दिसंबर 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह वहीं पर बीवी छोड़ गए, तो बाद उनके कौन गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। और वो क्या 10वें गुरु बन गए कौन गुरु गोविंद सिंह। लगभग 4.5 वर्ष के आयु के बालक गुरु गोविंद सिंह पटना को छोड़कर अपने पिता की आज्ञा पर पंजाब में आनंदपुर के लिए प्रस्थान किया। गुरु पद ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपने मसंद यानी धार्मिक प्रतिनिधि बिहार में भेजे गए। आगे चलकर इन्होंने मसंद व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। मसंद व्यवस्था क्या था, तो बताओ कि गुरु का बेटा ही क्या होगा, अगला गुरु होगा, ये बात थी। 1708 ईस्वी में गुरु की मृत्यु के उपरांत इसकी पत्नी माता साहिब देवी के प्रति बिहारी सिखों ने काफी सहयोगात्मक रूप अपनाया था। इनकी मम्मी की मृत्यु हुई थी। पटना में गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था। गुट्टू आगे बात होती है दिसंबर 2016 में 5 जनवरी 2016 तक बिहार की राजधानी पटना गुरु गोविंद सिंह के 350वें जन्म उत्सव यानी प्रकाश वर्ष का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों सिख श्रद्धालुओं ने जो है भाग लिया। अब आधुनिक बिहार के बारे में बात होने जा रही है। बहुत आराम से पढ़िए बैठ के, खत्म होने वाला है, 10 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आधुनिक बिहार के बारे में बात हो जाए। बिहार में यूरोपीय कंपनियों के बारे में बात हो जाए। क्या था, पुर्तगाली कंपनी 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध में जो आई थी, किसके लिए आई थी, तो किस सूती वस्त्र उद्योग इन्होंने लगाया था। डच आए कब, तो 1632 में आए और अनाज 16 तथा सूती वस्त्र का इन्होंने यहाँ पर व्यापार किया था। नेक्स्ट है बिहार ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 में नील और सूती वस्त्र का। डेन फैक्ट्री 1764 में सूती वस्त्र का इन्होंने भी व्यापार किया। अब आगे बात चलते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में बात होती है। विद्रोह वगैरह आते रहते जनजातियों संबंधित, तो इनको शामिल करना जो है इंपॉर्टेंट था। नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह क्या है, तो नोनिया विद्रोह बिहार के 16 सोडा उत्पादक केंद्र तथा हाजीपुर के तिरहुत और सारण के पूर्णिया में हुआ था। नेक्स्ट है तमाड़ विद्रोह। छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने किया था और जमींदारों के साहूकारों के शोषण के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, तो इसकी शुरुआत 1832 में हुई थी। अंततः यह विद्रोह जो है अंग्रेजों ने कुचल दिया। चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह आप बताओगे, पलामू शासक चिरंजीत राय एवं दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू के राजगद्दी पर दावेदार गोपाल राम की ओर से लड़ रहे थे। अंग्रेजों के विरुद्ध ये भी लड़ाई थी। अब बात होती कोल विद्रोह। कोल विद्रोह तो आप बताओगे, विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह है। वास्तव में यह मुंडा का विद्रोह था, जिसे हो या उराव या अन्य जनजातीय लोग भी शामिल थे, कह सकते हैं इसमें। इस नेता के प्रमुख नेता बुद्धो भगत, बिंद राय और सिंह राय यो सुरगा मुंडा थे। भूमिज विद्रोह क्या, तो यह विद्रोह बीरभूम के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और ये कहाँ पर, ये बीरभूम या सिंहभूम दोनों क्षेत्र में चला गया, इसका प्रभाव हुआ था। संथाल विद्रोह आप क्या बताओगे, संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह था। भागलपुर जिला में राजमहल के भवनी डी 30 जून 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे इसको कितने, यह विद्रोह का दमन किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर लेफ्टिनेंट थॉमस ने किया था। और इसके जो संपादक देखिए क्या है, इस विद्रोह के नेता सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव थे। चारों क्या है, सहोदर भाई यानी सगे भाई थे। लोटा विद्रोह आप देखिए, लोटा विद्रोह भी बिहार से संबंधित है। यह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। यह प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। इसके बाद वहां के कैदियों ने विद्रोह किया, इसी को लोटा विद्रोह के नाम से जाना गया था।
मुंडा विद्रोह के बारे में, मुंडा विद्रोह, इस आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे। मुंडा जनजातीय विद्रोह सबसे संगठित एवं विस्तृत था। इस विद्रोह का उलगुलान, इसे किस नाम से, उलगुलान या महान हलचल की संज्ञा दी गई। उलगुलान महाल किसे, तो बताओ मुंडा विद्रोह को दिया गया था। मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में उत्थान लाना था। बिरसा मुंडा के बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखिए, बिरसा मुंडा का आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 में चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार के लिए 2 साल की सजा दी गई। लेकिन 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा के रोग से इनकी क्या हो गई, मृत्यु। हैजा या कॉलरा से कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और कहा गया था, जहां अब बिरसा मुंडा की आकस्मिक प्रतिमा लगाई गई है, यहां पर चलते हैं जनजातियों के बारे में और कुछ। बिरसा मुंडा अनुयायी उन्हें धरती आबा का अवतार मानते। धरती पे का अवतार किसे, तो बताओगे बिरसा मुंडा को। वर्तमान में बिहार, झारखंड और उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल आदिवासी इलाकों बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। ताना भगत के बारे में बात करते हैं। इसे आंदोलन का शुभारंभ 1914 में गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड टोली ग्राम में हुआ था। यहाँ उराव जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म या उराव का मूल धर्म के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के नेता कौन से, जतरा भगत थे। आप इसको और चीज़ें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी उसके बारे में बात हो जाए। जतरा भगत क्या था, बिरसा मुंडा के ही एक रूप माने जाते थे। अब प्रमुख जनजातीय आंदोलन और उसके बारे में बात करें तो उसके नेता देखिए, कब 1771 से 72 में चेरो विद्रोह जयनाथ सिंह के बने थे। कोल विद्रोह बुद्धो भगत बिंद राय, जबकि 1832 में से 1833 में भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। 1855 में संथाल विद्रोह सिद्धू कानू और चांद या भैरव के नेतृत्व में। 1874 में खरवार आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में। 1899 में मुंडा आंदोलन बिरसा मुंडा ने किया था। ताना भगत आंदोलन जतरा भगत ने किया था। ये सब आपको याद रखना है। अब संथाल विद्रोह के बारे में बात कर लें। संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर क्षेत्र से लेकर राजमहल की पहाड़ियों तक विस्तृत था, जिसे दामिन ये कोह पहाड़ियों का राजा के नाम से जाना जाता था। संथाल विद्रोह को किसके नाम से, तो बताओगे, दामिन को पहाड़ों के राजा के नाम से जाना जाता। सापाफो आंदोलन, सापाहोड़ आंदोलन का आरंभ 1874-75 में हुआ। यह आंदोलन का नेतृत्व लाल हेमरज लाल बाबा के नाम से जाना जाता है। खैरवार आंदोलन एक शाखा थी जिसने चारित्रिक शुद्धता पर क्या किया था, बल दिया था। अभी और ढेर सारे विद्रोह के बारे में बात होगी। अब बात होने जा रही है 1857 के विद्रोह के बारे में बात करें। बिहार में क्या था, छपरा के मोहम्मद हुसैन खान ने नेतृत्व में लोगों ने विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में, हुसैन खां के नेतृत्व में। 32वीं एनआई के 2 कंपनियों ने भागलपुर से 9 अक्टूबर 1957 को विद्रोह किया था। ये सैनिक थे, इन्होंने भी विद्रोह किया था। वजीरगंज गया से खुशहाल सिंह ने नेतृत्व विद्रोह किया था। पटना के अंग्रेजों के खिलाफ 3 जुलाई 1857 में किया। किसने, वजीरगंज ने गया में किया था। मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर विद्रोह 25 जुलाई 1857 को हुआ था। चलते हैं अब बिहार के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला 1912 में जो अधिवेशन बांकीपुर हुआ था, बांकीपुर कहाँ, पटना में पड़ता है, रंगनाथ माधोलकर ने किया था। दूसरा 1922 में आता है, 37वां अधिवेशन है, वो गया में हुआ था। देश बंधु चित्तरंजन सियार दास ने इसका किया था। और 40 में कल रामगढ़ का अधिवेशन 53वां था, मौलाना अबुल कलाम ने इसका जो है अध्यक्षता किया था। बिहार के किसान आंदोलन के बिहार प्रांतीय किसान आंदोलन 17 नवंबर 1939 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में सोनपुर में हुआ। सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता, तो सोनपुर में ही कहते लगे। दूसरा बताओगे कब, 29 से 30 अगस्त 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया के में संपन्न हुआ था। और सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी अपने भाई के साथ भाग लिया था। तीसरा क्या था, आप क्या बताओगे, तीसरा सम्मेलन हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की जमींदारी को हटाने का प्रस्ताव किसमें, तो बताओ तीसरे अधिवेशन में किया गया था। एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है प्यारे साथियों। बिहार के किसानों से जुड़ी प्रथाएं क्या होती, तो खुद कट्ठी प्रथा क्या थी, यह मुंडा जनजातियों के प्रचलित सामूहिक
भू स्वामित्व की व्यवस्था थी, जो अंग्रेजों के शासन द्वारा इस प्रथा को हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह हुआ था। खुटकट्टी विद्रोह क्या था? तो सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी यहाँ पर, इसी कारण से मुंडा विद्रोह हुआ था। कमियावटी प्रथा क्या थी? बिहार में उड़ीसा के प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग अपनी मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण की दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ये क्या थी? कमियावटी प्रथा हुआ करती थी। तिनकटिया प्रथा आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज क्या करते, चंपारण में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, बागान मालिकों को द्वारा क्या था, 20 कट्ठे जमीन में 3 बीघा पर क्या नील की खेती करना अनिवार्य था। ये तिनकटिया प्रथा वहां पर चलती थी। अब आगे बात करते हैं तिनकटिया प्रथा की क्या है। चंपारण आंदोलन तिनकटिया प्रथा के ही विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद के प्रयास से अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना और मुजफ्फरपुर के रास्ते चंपारण पहुंचे। अब किसने बुलाया था? राम कुमार शुक्ल ने ही इनको बुलाया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकटिया पद्धति के विरोध में किया गया था। यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसने भारत में गांधी के सत्य और अहिंसा पर लोगों के इस विश्वास को सुदृढ़ कर दिया था और उसको सफलता मिली और अंग्रेज जो है तिनकटिया पद्धति को समाप्त भी किए थे। महात्मा गांधी के प्रमुख सहयोगी उस समय कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे, राजेंद्र प्रसाद धड़ीधर थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे और मजरूल हक थे। महात्मा गांधी चंपारण में बढ़ावा लखन सेन गांव के पहला स्कूल स्थापित किया था। अब असहयोग आंदोलन में बिहार की स्थिति क्या थी, इसके बारे में बात कर ले। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अगस्त 1920 ईस्वी में हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग पर विशेष बल दिया था। असहयोग संबंधी धड़ीधर ने प्रस्तुत किया, जबकि शाह मोहम्मद जुबैर ने, गुलाम इलाम और गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया था। नवंबर 1920 में मध्य शाहबाद एवं डूमगांव नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। इसी में चलते हैं। गांधी जी ने फरवरी 1921 में बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा उसके भवन में बिहार विद्यापीठ औपचारिक उद्घाटन किसने? तो बताओ, गांधी जी ने ही किया था। कब? 1921 में। गांधी जी का बिहार की यात्रा के बारे में बात करते हैं। गांधी जी बिहार यात्रा पुरलिया में सितंबर 1925 में 3 दिनों तक होने वाले बिहार प्रांतीय सम्मेलन में शामिल हुए। जीरादेई विश्राम करने के दौरान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली होने के कारण तीर्थ स्थान की संज्ञा दी गई, किसे? जीरादेई को। अपनी खादी भंडारों के कारण दरभंगा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थल था। आधुनिक तीर्थ स्थल किसे? दरभंगा को कहा गया, किसने? गांधी जी के द्वारा। बिहार कौमी सेवक दल के बारे में बात करते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति 27 नवंबर 1921 की बैठक में बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुआ था। एक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर था। इसके निम्नलिखित सदस्य थे: दीप नारायण सिंह थे, मजरूर हक थे, अरुंजय सहाय वर्मा और बाबू नारायण प्रसाद थे। चलते हैं। सविनय आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? नमक कानून का उल्लंघन, करबंदी आंदोलन, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ा दुकानों का धरना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इसके क्या क्या शामिल था, यही बात हो रही है। सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केंद्रों एवं वादियों का क्या करना? बहिष्कार करना। चलते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की निश्चित तिथि तय की गई थी और किसने शुरू किया बिहार से? तब तक राजेंद्र प्रसाद ने रूपरेखा तैयार किया था। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिला में नमक सत्याग्रह शुरुआत की गई थी। पटना में 16 अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ और पटना सिटी में मंगल तालाब के पास स्थित नखास पिंड स्थान को नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। सविनय आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर नंगी हड़ताल किया था। बिहार में नमक आंदोलन चंपारण विपिन बिहारी वर्मा ने किया। बरेजा से किसने किया? तो गिरजा तिवारी ने किया। गरियाकोटे से चंद्रिका सिंह ने किया। नमक सत्याग्रह कहाँ से आंदोलन किया था? हाजीपुर से किसने? भरत सिंह ने किया। पटना से अंबिका कांत ने किया। मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह ने किया। लखीसराय से किसने? नंद कुमार ने किया। देखिए कितने लोग थे। दरभंगा से किसने? सत्यनारायण ने किया। और अब देखिए नखास पिंड आंदोलन क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में है। यह नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह सविनय आंदोलन से क्या था? दिनों चर्चित रहा। पटना में 16 अप्रैल 1930 में नखास पिंड चलो नारा गूंजा था।
यहाँ के लोग महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह को चलाने के दृढ़ संकल्प थे। अब इस पे सर्च, अब इसके आगे बार 16 अप्रैल 1930 में सर्च लाइट के मैनेजर और पटना के कमेटी सचिव अंबिका कांत सिंह नेतृत्व में लोगों को यह जत्था पटना नखासपीर नामक स्थान पर नमक कानून को भंग करने के लिए जुटा था, परंतु पुलिस द्वारा रास्ते में ही रोककर कुछ लोगों ने गिरफ्तार भी कर लिया और इसी भी दूसरी तरफ कुछ जत्थे नरवा पिंड पहुंचे और नमक बनाकर कानून को भंग कर दिया। इस नमक आंदोलन में बिहार अनेक प्रमुख नेताओं से भाग लिया और प्रमुख नेता प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद आजाद जेबी के सेनानी थे। चलते हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाला, एक पेज और बचा है। गांधी की लाठी क्या थी? बिहार के भूकंप पीड़ितों की सहायता पर निकले महात्मा गांधी 3 अप्रैल 1934 को जब मुंगेर जिले में घोरघाट गांव पहुंचे तो वहां लोगों ने दुनिया के प्रसिद्ध मुंगेर लाठी के बारे में जानने का जिज्ञासा प्रकट किया कि मुंगेर लाठी है क्या। जिज्ञासा इससे नेक्स्ट, इसके पूर्व दक्षिण अफ्रीका के दौरान महात्मा गांधी ने मुंगेर निर्मित पीतल की मूठ वाली लाठी यानी हंटर के खूब चर्चा में सुन रखी थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर ब्रिटानी फौज वाले अफसर ही करते थे। अक्सर लिखा था, अफसर समझे। लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्प देखकर घोरघाट गांव के लोगों ने कांग्रेस के एक युवा क्रांतिकारी अमरजीत पासवान ने सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर बापू के हाथ में एक लाठी सौंपी जो आजीवन बापू के संग रही। वही लाठी थी, कौन सी? तो लाठी का नाम क्या था? तो आप क्या बताओगे? गांधी की लाठी कह रहे, तो उसे कौन सी लाठी कहते थे? तो मुंगेरी लाठी कहा जाता था। चलते हैं, अब बात करते हैं आगे। 5 रुपए का गांधी ऑटोग्राफ क्या था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 15 जनवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की त्रासदी में 20,000 से अधिक लोग मारे गए, जिससे भागलपुर ज़्यादा क्या हुआ? प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर में चलाया गया। ऐसे में राहत कार्य को देखने के लिए पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सरसा बीरपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे और दीप नारायण सिंह के घर ठहरे। चलते हैं, 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी जी लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य के सहयोग करने के लिए भूकंप पीड़ितों को मदद करने के लिए अपील की और सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक झोली फैलाकर लोगों के सहायता चंदा एकत्र करने लगे। चलते हैं, इस सभा में बहुत से ऐसे लोग थे जो गांधी जी को ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इन ऑटोग्राफ का अपना ऑटोग्राफ 5-5 रुपये में बेचने का ऐलान किया कि जो ऑटोग्राफ लेना चाहता वो 5-5 रुपये देगा। फिर भी ऑटोग्राफ लेने वालों की कतार लग गई। इसके बाद ऑटोग्राफ मिले पैसों को बापू ने वहां भूकंप पीड़ितों की मदद में लगा दिया। बड़े देखिए, ऑटोग्राफ पहले भी ऑटोग्राफ का सिस्टम चलता था। देखिए, काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार में टेंडेंसी अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ और स्वायत्ती संस्थाओं के अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति मिल गई। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा एवं संघों पर प्रतिबंध की समाप्ति कर दी गई। श्रमिकों में जीवन कार्य की स्थितियों को जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच कमेटी का गठन किया गया। सार्वजनिक सुधारों केटी शाह की अध्यक्षता के शिक्षा पुनर्गठन की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो केटी शाह थे। मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष हिंदुस्तानी समिति के गठन किया। अब बात है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करते हैं। बिहार का क्या योगदान था? देश के अन्य क्षेत्रों में की तरह बिहार को भी भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णायक भूमिका रही। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में रखा गया। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में? तो बताओ, बांकीपुर जेल में। श्री बलदेव सहाय ने सहकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट, 11 अगस्त के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस विधायिका के भवन पर राष्ट्रीय झंडा लहराने की कोशिश पर कर रहा था। तभी पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस गोलीबारी के 7 छात्र मारे गए। नेक्स्ट है, पटना सचिवालय गोलीकांड के 7 शहीदों 11 अगस्त 1942 रामानंद कहाँ पर थे? शहादत नगर से कर रहे थे, निवासी थे। राम गोविंद सिंह किसके? तो दशरथ या पटना के थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर के निवासी थे। राजेंद्र सिंह कहाँ थे? बनवारी चक के थे। सतीश प्रसाद जहाँ कहाँ के थे? तो बताओगे खड़ारा के थे। जगपति कुमार खराची के थे। देवगी चंद जमालपुर। वीडियो 2 से 3 बार आप देख लेते हैं पैसा क्यों, तो आपको चीज़ें काफ़ी समय तक रिटेन हो जाएंगी। चलते हैं,
बहुत जल्दी आज़ाद करवाने वाले हैं। अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेता की कौन थे? राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था बताओ? बांकीपुर से। श्री कृष्ण को बांकीपुर में, अनुग्रह नारायण को भी बांकीपुर में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग। देखिए जेल वाला क्वेश्चन पूछा था, कहाँ कहाँ किसको रखा गया था, और योगेंद्रपुर को बक्सर में रखा गया था। बिहार में किसान आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में मुंगेर के साथ मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता किसान सभा कब हुई? तो 1922-23 में गठन किया। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। इसके सचिव श्री कृष्ण को नियुक्त किया गया था। प्रथम बिहार प्रांतीय किसान आंदोलन 1929 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दूसरा सम्मेलन 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्षता जो स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव एम जी रंगा ने किया था। गंगा शरण सिन्हा, रामपृक्ष बेनीपुरी या रामानंद मिश्रा आदि ने किया था। 1931 में बिहार के सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। पटना के अनुंजय इस्लामिया हाल के बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में की गई थी। पटना में गांधी मैदान का नामकरण। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस में गांधी की हत्या कर दी थी। इससे गांधी जी के प्रति पूरे बिहार में शोक की लहर फैल गई। उसी वर्ष गांधी जी के सम्मान में 15 अगस्त 1948 को स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ समारोह के लिए बिहार सरकार ने शासकीय आदेश में छपे आधिकारिक निमंत्रण पत्रों में पहली बार गांधी मैदान का नाम जो है का इस्तेमाल किया गया था। पटना प्रशासन द्वारा जारी किया गया निमंत्रण पत्र में लिखा गया कि जिलाधिकारी पटना आग्रह करते हैं कि दीवान बहादुर राधा कृष्ण जालान 15 अगस्त रविवार 9 बजे गांधी मैदान बांकीपुर में उपस्थित होकर अनुग्रह करें, जब बिहार के माननीय राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे और सेना, पुलिस, होमगार्ड की एक संयुक्त परेड सलामी लेंगे। अभिलेखीय दस्तावेज के अनुसार अंडाकार आकार के इस मैदान पर गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। गांधी मैदान कहाँ था बताओगे? बिहार में है, अंडाकार आकार का है। पहले कहाँ पर? बांकीपुर में। बांकीपुर मैदान या पटना लॉन भी कहा जाता है इसे, जहाँ स्मरणीय है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी इसी मैदान में कई बार सभा सम्मेलन किया करते थे। तो प्यारे साथियों, बिहार का इतिहास यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और आपको बता दूं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।